स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रिव एनिमेटेड में, जहां पढ़ाई होती है मजेदार और रोमांचक। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जगह की यात्रा करने वाले हैं जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की किस्मत ही बदल कर रख दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे विशाल उत्तरी मैदानों की। ये सिर्फ मिट्टी और पानी का कोई साधारण फैलाव नहीं है। सच कहें तो ये प्रकृति के वो महान वास्तुकार हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं को जन्म दिया और जो आज भी अरबों लोगों की जीवन रेखा बने हुए हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या ये बात हैरान करने वाली नहीं लगती कि बिल्कुल समतल जमीन का एक ही टुकड़ा कई देशों में फैले 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का पेट कैसे भर सकता है? ये कोई जादू या चमत्कार नहीं है, बल्कि सदियों से हमारी नदियों की लगातार मेहनत का नतीजा है। आइए इस विशाल भौगोलिक पैमाने के पीछे छिपे विज्ञान को डिकोड करते हैं। इन दो बिल्कुल अलग परिदृश्यों को देखिए। एक तरफ पहाड़ों की वो ऊंची, खड़ी और ऊबड़-खाबड़ चोटियां हैं, और दूसरी तरफ एकदम समतल, नीची और बेहद उपजाऊ जमीन जो 1200 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े इलाके में फैली है। पहाड़ बेशक इन नदियों को जन्म देते हैं, लेकिन ये समतल मैदान ही वो जगह है जहां नदियां शांत होती हैं, अपनी रफ्तार कम करती हैं और अपने साथ लाई सारी उपजाऊ मिट्टी यहां बिछा देती हैं। यही वो प्रक्रिया है जो यहां जीवन को मुमकिन बनाती है। आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले उत्तरी मैदानों का एक परिचय, फिर सिंधु और सतलुज बेसिन, उसके बाद पवित्र गंगा नदी का बेसिन, फिर विशाल ब्रह्मपुत्र बेसिन और आखिर में हम देखेंगे सिंचाई और कृषि की मजबूत नींव को। चलिए बिना देर किए उत्तरी मैदानों के परिचय से शुरुआत करते हैं। ये जानना बेहद जरूरी है कि ये खास भौगोलिक क्षेत्र सिर्फ खेती के नजरिए से ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे इतिहास और संस्कृति के लिहाज से भी कितना अहम है। इस नक्शे पर गौर कीजिए। इसके उत्तर में विशाल हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं खड़ी हैं और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार हैं, और इन दोनों के बिल्कुल बीच में बसा है ये शानदार सिंधु गंगा का मैदान। होता क्या है कि जब हिमालय से नदियां तेजी से नीचे उतरती हैं तो वो अपने साथ ढेर सारी जलोढ़ मिट्टी यानी अलूवियम बहाकर लाती हैं। लाखों सालों से जमा हो रही इसी मिट्टी ने इस उपजाऊ मैदान को इसका आज का आकार दिया है। अब जो बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है वो है ये नंबर 1 अरब। जरा सोचिए, सिंधु और गंगा की ये जुड़वा नदी प्रणालियां इतनी उपजाऊ हैं कि ये सीधे तौर पर 1 अरब से भी ज्यादा लोगों का घर है। यही नदियां उन्हें आजीविका देती हैं, और यही वजह है कि ये इलाका दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गिना जाता है। इस विशाल इलाके को थोड़ा और आसानी से समझने के लिए इसे मुख्य रूप से 3 बेसिन में बांटा गया है। सबसे पश्चिम में सतलुज या सिंधु बेसिन, बिल्कुल बीच में गंगा बेसिन और पूर्व की तरफ ब्रह्मपुत्र बेसिन। चलिए अब एक एक करके इनकी गहराई में चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंधु और सतलुज बेसिन की। ये इलाका वाकई बहुत विशाल है, भले ही आज इसका 1/3 से भी कम हिस्सा आधुनिक भारत की सीमाओं के अंदर आता है। इस नदी प्रणाली के पैमाने की बस कल्पना करके देखिए। सिंधु नदी की कुल लंबाई करीब 2900 किलोमीटर है, और यहाँ सबसे खास बात है इसका ढलान, जो कि बेहद मंद है। मतलब इसका बहाव बहुत धीमा है। पानी का ये विशाल रेला एक बेहद धीमी और शांत गति से बहते हुए अपनी लंबी यात्रा तय करके अंत में अरब सागर में जाकर मिल जाता है। इस पूरे बेसिन को ताकत देने वाली 5 अहम सहायक नदियां हैं: सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झीलम। इन्हें सिर्फ पानी की धाराएं समझना एक भूल होगी। असल में ये वो नसें हैं जो जम्मू, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के पूरे इलाके में जीवन और खेती बाड़ी का संचार करती हैं। एक तरह से यही इस पूरे क्षेत्र की धड़कन है। अब हम रुख करते हैं भारत के सबसे केंद्रीय और शायद सबसे खास हिस्से का, यानी पवित्र गंगा नदी बेसिन। ये सिर्फ एक बड़ी नदी का तंत्र नहीं है, बल्कि अपने साथ एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी समेटे हुए है। गंगा के बनने की जो प्रक्रिया है वो कदम दर कदम समझने लायक है। इसकी शुरुआत होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वहां इसे गंगा नहीं कहा जाता। वहां से 2 मुख्य धाराएं निकलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा। जब ये दोनों धाराएं आगे चलकर देवप्रयाग में आपस में मिलती हैं, तब जाकर पवित्र गंगा का निर्माण होता है। और पहाड़ों का यह मुश्किल सफर पूरा करने के बाद हरिद्वार में यह नदी पहली बार समतल मैदानों में कदम रखती है।
यहाँ साफ देखा जा सकता है कि गंगा का फैलाव कितना विशाल है। हरिद्वार से निकलने के बाद इसका बहाव पूर्व दिशा की ओर हो जाता है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और फिर पश्चिम बंगाल से होते हुए पानी का एक बेहद पेचीदा और विशाल नेटवर्क तैयार करती है। अब देखते हैं कि ये पूरा नेटवर्क जुड़ता कैसे है। गंगा बेसिन इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि इसे हर तरफ से पानी मिलता है। उत्तर की तरफ से हिमालयी नदियां जैसे यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी आकर इसमें मिल जाती हैं। वहीं दक्षिण में मालवा पठार से चंबल, सिंध, बेतवा और केन जैसी नदियां यमुना के रास्ते होते हुए गंगा में अपना पानी डालती हैं। और हाँ, दक्षिण के पठार से सीधे मिलने वाली एकमात्र बड़ी नदी है सोन नदी। ये सब मिलकर इस विशाल और अजेय जलतंत्र को बनाती हैं। मैदानों के बीच वाले हिस्से को अच्छे से समझने के बाद अब हम पूरब की तरफ चलते हैं, ब्रह्मपुत्र बेसिन की ओर। ये नदी प्रणाली अपने एकदम अलग, तेज प्रवाह और थोड़ी उग्र प्रकृति के लिए जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र का रास्ता बड़ा ही अनोखा है। ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, बिल्कुल वहीं से जहाँ से सिंधु और सतलुज निकलती हैं। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। सिंधु जिस दिशा में बहती है, ये ठीक उसके उल्टी दिशा में बहती है और फिर अचानक अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में दाखिल हो जाती है। जब ये असम घाटी में पहुंचती है तो इसका बहाव इतना तेज होता है कि इससे अक्सर भारी बाढ़ आती है। लेकिन यही नदी अपने साथ ढेर सारी उपजाऊ मिट्टी भी लाती है, जो खेती के लिए एक बड़ा वरदान है। तो अब तक हमने इन नदियों के रास्तों को समझा। चलिए अब इस तस्वीर को थोड़ा बड़ा करते हैं और सिंचाई और कृषि की नींव पर नजर डालते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे इन सारी नदियों ने मिलकर दुनिया के सबसे ज्यादा पैदावार वाले कृषि क्षेत्रों में से एक को खड़ा किया है। इंसान की इंजीनियरिंग ने कुदरत की इस असीम दौलत का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। यहाँ सतलज नदी पर बने इस शानदार भाखड़ा नांगल डैम को देखिए। ऐसे विशाल स्ट्रक्चर्स ने इन तेज और अनियंत्रित नदियों के पानी को बहुत ही खूबी से काबू में किया है। इसी का नतीजा है कि आज हमारे पास दुनिया की सबसे घनी सिंचाई नहर प्रणालियों में से एक है। और सच कहें तो यही वो वजह है जिसने पूरे उत्तरी मैदान की खेती को इतना उन्नत और उपजाऊ बनाया है। जरा इंडो गैंगेटिक बेसिन के इन बड़े शहरों की लिस्ट पर नजर डालिए। अहमदाबाद, लुधियाना, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, कोलकाता और बॉर्डर के उस पार ढाका, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और भी बहुत से शहर। ये कितनी अद्भुत बात है ना कि इतनी सारी अलग अलग संस्कृतियां, इतने सारे महानगर और करोड़ों की आबादी, इन सभी का पालन पोषण बिना किसी भेदभाव के सिर्फ यही एक भौगोलिक संरचना कर रही है। और हमारी ये भौगोलिक यात्रा आखिरकार समंदर के किनारे आकर पूरी होती है, जब विशाल गंगा और तेज रफ्तार ब्रह्मपुत्र नदियां बांग्लादेश में एक साथ मिलती हैं तो वो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं, सुंदरबन डेल्टा। ये जगह सिर्फ खेती के लिए ही अहम नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये एक बेहद महत्वपूर्ण और नाजुक इकोसिस्टम भी है। इन प्राचीन नदियों ने हजारों सालों से हमें जीवन दिया है और हमारी धरती को संवारा है। लेकिन अब एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है। जैसे जैसे आबादी लगातार बढ़ रही है, आने वाली पीढ़ियां इस बेमिसाल कृषि शक्ति और 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जरूरतों के बीच तालमेल कैसे बिठाएंगी? ये यकीनन सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहिए और प्रकृति के इन बेहतरीन चमत्कारों को समझते रहिए। पढ़ाई इजी चाहिए तो अभी श्रिव एनिमेटेड को लाइक करो, सब्सक्राइब करो